एवरीवन, कॉफी विद समा में मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए फिर से अपने एक्सक्लूसिव मेहमान के साथ आपको मिलवाने। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएंगे नईम साहब कि आज हमारे साथ कौन सी नामवर शख्सियत मौजूद है। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, बहुत बड़ा नाम। जब मैंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया और इनका पीक दौर तब भी था, आज भी है, और इनसे बहुत कुछ सीखा हमने। ये लिखारी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक बहुत बड़ा एक फैमिली बैकग्राउंड है इन शख्सियत का, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये नाम अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से माइनस कर दिया जाए तो आपको यूं लगेगा जैसे अमेरिका में कभी क्रिकेट नहीं हुई, जैसे बहुत से मुल्कों में कभी जो है वो क्रिकेट का खेल नहीं हुआ, पाकिस्तान में कभी फुटबॉल नहीं हुई। इसी तरह से अगर फिल्म इंडस्ट्री से पाकिस्तान के शोमैन हदायतकार सैयद नूर का नाम निकाल दिया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री अधूरी लगती है मुझे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। वेलकम टू कॉफी विद समा। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बेहतरीन हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सैयद गुलाम मोहिउद्दीन नूर साहब जी, जो मस्जिद में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद कैमरा लाइट्स एक्शन की दुनिया का बादशाह बन गए, कैसे? देखें, गुलाम मोहिउद्दीन मेरा जब मैं जर्नलिज़्म करता था कॉलेज टाइम में, कोहिस्तान अखबार 1968, 69, 70 में मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली थी। तो मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन नूर था। तो जब वो पहली फिल्म असिस्ट की तो उसमें टाइटल लिखने की बारी आई तो हमारे दोस्त थे, मेरे सीनियर थे बहुत, जावेद फाजिल, वो उस वक्त मेरे उस्ताद सुलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत लंबा नाम है, इसको छोटा करो किसी तरह। तो आपने इसको मैंने कहा सैयद नूर कर दिया। मैंने कहा सैयद नूर कर दे। वो मेरे लिए बहुत लकी और बड़ा अच्छा लगा। आपकी फिल्मों के नाम भी आपके नाम की तरह ज्यादातर वन वर्ड हुए हैं। जी हाँ, चूड़ियां, मजाजन, उसमें भी कुछ थोड़ा सा इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? नहीं, सूटेबिलिटी की बात है नहीं साहब कि सूट क्या कर रहा है। आपको याद होगा, डेफिनेटली याद होगा कि जब मजाजन शुरू हुई है तो उसका नाम मरासन था। बड़ी खबरें लगी थी बहुत, और ख़ास तौर पे ताहिर सरवर मीर साहब ने जंग में बहुत लंबी चौड़ी खबर लगाई थी कि जी मरासन, जिस पे बहुत इतराज़ात हुए तो मैंने उसे मजाजन कर दिया। तो दिस वाज द रीज़न। शाह जी जो है बड़ा अजीब सा सवाल है। जी करें, यानी कि चूंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूं तो फिर मुझे करते हुए ज्यादा अजीब लगता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ। इनू नजर लग गई है, इनू असी आप बर्बाद करता है। जरा थोड़ी यह कहानी तो आज सुनाओ, आज लोगों को ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जितना बड़ा स्कोर आपका है, जितनी बड़ी अचीवमेंट्स आपकी हैं, और बॉलीवुड तक फिकी की बात करें और वहां जब चूड़ियां को इतना सराहा गया और आपको वहां बुलाया गया तो आपकी कंट्रीब्यूशन भी है, मगर उतना ही कहीं ना कहीं फिर आपको जिम्मेदार भी ठहराया जाता है कि आप चाहते तो यूं हो जाता, आप चाहते तो यूं हो। नहीं, डेफिनेटली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो हमारे मुल्क के हालात रहे हैं उसकी वजह से इसका ये हाल है कि प्रोड्यूसर्स नहीं रहे, और फिर सबसे बड़ा जो हमारे ताबूत में कील ठोंका है वो मल्टीप्लेक्सेस। मल्टीप्लेक्स सिनेमा। हम बहुत खुश हुए थे कि हमारे मुल्क में मॉडर्न सिनेमा आया है और मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, हमारी फिल्म को सपोर्ट मिलेगी, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया को सपोर्ट मिला। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स सिनेमास ने उर्दू और पंजाबी की फिल्म्स को डिवाइड कर दिया। जी नहीं, डिवाइड नहीं कर दिया, उसको वो मौके नहीं दिए जो उसको मिलने चाहिए थे फिल्म इंडस्ट्री को। और सबसे बड़ी बात जो इसमें फ़र्क आया ना, वो मासिस दूर हो गया। फिल्म जो है ही मासिस की। बिल्कुल, मासिस जा नहीं सकता, वो एंटर नहीं हो सकता उन सिनेमाज में। 35 रुपए की टिकट के साथ चूड़ियाँ 40 करोड़ का बिजनेस किया था उसने, मोर देन 40 करोड़। अब मासिस मैक्सिमम 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं। उस जमाने बड़ी बात है। 1200 रुपये नहीं खर्च कर सकते आज के सिनेमा में जाते हुए। तो ये क्लासेस का सिनेमा हो गया। तो उनके जितने हैं नंबर्स, उतनी फिल्म चल जाती है।
जबकि आपकी सस्ती टिकट होगी तो बार बार लोग देखेंगे, पूरी पूरी फैमिलीज आएंगी, वो देखेंगी, उनको दूर कर दिया गया है। ब्लॉकबस्टर हिट। और फिर एक और मसला हुआ, इंडियन फिल्म्स खुल गई, बड़ी अच्छी बात थी। इंडियन फिल्म्स ने बड़े बिजनेस किए यहाँ पे, और लोग गए, सिनेमा रिवाइव हुआ, लोगों ने सिनेमा जाना शुरू कर दिया, फैमिलीज ने जाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इंडियन फिल्म्स को रोका गया, हमारी आवाम ने जाना छोड़ दिया, सिनेमा में जाना छोड़ दिया। मेरा दिल बहुत चाह रहा चूड़ियाँ पे, बहुत मैंने बात कर रही है चूड़ियाँ पे, लेकिन मुझे शेरगढ़ बहुत पसंद है जी। मैं ज़रा वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। किस तरह से जो है वो एक सैयद फैमिली में आंख खुली, और इब्तदाई तालीम जिस तरह से आपने हासिल की, और एक फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा एक सरप्राइज मोमेंट होगा जब आपने ये फैसला कर लिया कि आप फिल्म की तरफ आएंगे। और ख़वातीन को तो रुकावट होती है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, हम कह सकते हैं ऐसी फैमिली से, लेकिन आपको भी कोई? बिल्कुल, मुझे भी हुई, लेकिन फैमिली से बगावत की। हाँ, फिल्म के लिए। अरे बगावत इन दिस सेंस में कि मैंने जो चाहा मैंने किया। मैं आपको बताऊं कि ऑर्फन बॉय था, यतीम बच्चा था, तो इंडिपेंडेंट था, मुझे फैसले करने का इख्तियार था, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों को पसंद नहीं था फैसला, और उन्होंने बड़ी बातें की, ये देखें ये किस तरफ चल पड़ा है। हालांकि मैंने मस्जिद में मेरी इब्तदाई तालीम हुई, और दरबार पे तेल उठाना डालना दियों में, ये करना मुजावर हम, लेकिन मेरा माइंड कहानियाँ गढ़ने में, क्रिएटिव माइंड वो था। मैंने 9th क्लास में पहला आर्टिकल लिखा था जो कोहिस्तान में छपा था, 9th क्लास में। और आपकी आर्टिकल्स राइटिंग से ही आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की? जी, मैं साथ पढ़ता था, साथ में मैं जर्नलिज्म करता था। नसीम इजादी साहब एडिटर होते थे कोहिस्तान। और 60 रुपए के आर्टिकल के मिलते थे? 60 रुपए। वाह, क्या बात है इस जमाने की। वो नसीम हिजाजी साहब का मैं बड़ा बचपन से, तब भी बचपन ही था, मैं फ़ैन था बहुत। तो मैं एक दिन गया ड्रॉप करने अपना आर्टिकल, तो मुझे उन्होंने कहा, सलमा जबी होती थी इंचार्ज, उन्होंने कहा नसीम हिजाजी साहब आपसे मिलना चाह रहे। डांट पड़ेगी या पता नहीं, देखना, वो दूर दूर से देखा हुआ था मैंने, करीब जाने का मौका। वो मुझे लेके कमरे में गई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये है जी गुलाम मुहिउद्दीन। कहने लगे अच्छा बैठो बेटा। मैं यार मैंने तुम्हारी फूल वाली कहानी पढ़ी है कि 2 बच्चे हैं गुलाब के, और एक मदर है एक ऊपर टहनी में, और वो बच्चे सामने से आते हैं, शरारती बच्चे, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो रोते हैं, वो आपस में बातें करते हैं कि देखो ये हमें तोड़ लेंगे, ये हमें जुदा कर देंगे, माँ ये हमें तोड़ रहे हैं, ये हमें तुमसे। तो माँ भी रो रही है कि देखो हम खूबसूरती पैदा करते हैं, और ये खूबसूरती को देखने की बजाय ज़ाया क्यों करते हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ, कहने लगे मुझे बहुत मुतासिर किया, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है, और यू कंटिन्यू इट, और तुम ग्रेजुएशन करो, मैं तुम्हें यहाँ जॉब दूंगा। ज़बरदस्त। तो ये सिलसिला था लिखने का, और वो मिकलोर रोड पे सारा कुछ था, ये कोहिस्तान का दफ्तर भी मिकलोर रोड। लिखने की आज़ादी थी या आज वाले हालात थे? जो दिल में आता था लिख देते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत कोई फोन नहीं आंदा सी क्या की लिख रहे हो तुम? नहीं लिखते पॉजिटिव थे ना। अच्छा, लेकिन आपकी जो राइटिंग लिखते पॉजिटिव थे। मुझे हमारे उस्तादों में सादत ख्याली साहब, बाबा चिश्ती, मलक मोहम्मद हुसैन, असगर अली कौसर, बड़ाइच, ये हमारे उस्तादों में से थे वहाँ। तो ये लिखने लिखाने का, साथ में मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। कोहिस्तान बंद हो गया, बैन हो गया भट्टू साहब के ज़माने, तो अब क्या करें। मैंने कहा फिल्म में चलते हैं। अच्छा, देन आई स्टार्टेड फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्टर। जावेद फाजिल साहब मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो उस वक्त एस सुलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे। एस सुलेमान साहब मेरे उस्ताद हैं। एस सुलेमान साहब एक बड़ा नाम है इस फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा नाम है। उनकी फैमिली ने फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया, संतोष भाई, दर्पण साहब, सबिया भाभी, नईर भाभी, ये सब लोग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें रख लेता हूँ साथ, सलमान साहब के साथ। इस तरह मैं इंडस्ट्री में आ गया, और मेरा टारगेट ही डायरेक्टर बनना था। पहली दफ़ा सिनेमा कब देखा? जब आप दाखिल हुए और अंदर यूं करके एक बड़ी स्क्रीन है, और वो कौन सी फिल्म थी जो आपने सिनेमा में पहली दफ़ा देखी जाए? आप हैरान रह जाएंगे, आन। आन?
दिलीप कुमार की। अच्छा, वाह। हाँ, रतन सिनेमा मुझे आज भी याद है, तब इंडियन फिल्म्स ओपन थी। अच्छा। तो आन मैंने देखी थी और मैं बड़ा, मुझे दिलीप साहब का तलवार चलाना ये वो बहुत अच्छा लगा था। और मज़े की बात ये है कि मैं हॉस्पिटल के पास एक लंबी कतार में कैमरा वाले बैठे होते थे तस्वीर उतरवाने के लिए, पासपोर्ट की या ये। तो वो कपड़ा डाल के ऐसे, तो सामने बंदा बैठा हुआ है और ऐसे लेंस से वो, हाँ या स्माइल, उसने ऐसे किया, उसने बंद कर दिया और उसी वक्त वो डेवलप हो के और वो तस्वीर मिल जाती थी। अब उन्होंने दिलीप कुमार साहब की तस्वीर लगाई हुई थी पैसे बटोरने के लिए। अच्छा। हम फिल्म के मारे हुए लोग, दिलीप साहब फेवरेट, तो जाके हम कि जी हमारी एक गर्दन लगाएं आप, वो गर्दन लगाते थे। अच्छा। वो हमारी तस्वीर उतार के, 2 लड़के थे हम, तो दिलीप साहब का धड़ ऊपर हमारी गर्दन लगी, ऐसे खड़े हुए। कमाल है। तो उस वक्त से ये जुनून था इस हद तक। तो बस फिर फिल्म में आए और 5 साल मैंने असिस्ट किया एस सुलेमान साहब को, 18 फिल्म में असिस्ट किया। तो ऐसे में एक कहानी घड़ रहा था बैठा हुआ, तो मैडम संगीता की मदर, जिनका आज भी मैं एहसान मंद हूँ, मैडम मेहताब बानो, वही सारे डिसीजन लेती थी। उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की हुई थी अपनी PNR प्रोडक्शन। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कहानी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा है सुनाओ। मैंने उनको कहानी सुनाई तो वो इतनी वो मुतासिर हुई, तो उन्होंने कहा बस हम बनाएंगे ये फिल्म, तुम कल ना एक डायरेक्टर का नाम लिया, उनके पास चले जाना और उनको सुना दो, हम फिल्म शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा था, मैं अपने लिए लिख रहा था। मैंने कहा चलो, मैं गया उन डायरेक्टर साहब को सुनाया, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन भी ये बड़ी बोल्ड है। ये लड़की रात को कॉल गर्ल है, रात को आती है और दिन में चली जाती है, ये तो डाइजेस्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ तो हीरोइन जो है वो बड़ी नेक परवीन और ये वो इस टाइप से होती है। तो तुम ऐसा करो, वो आए रात को, वहाँ से चोरी वोरी करे और भाग जाए और बिके नहीं वो। मैंने कहा मेरी कहानी, उस वक्त तक इतना बोल्ड रोल आया नहीं था। मैंने कहा मेरी कहानी ख़राब हो जाएगी सर। कहते नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैंने जाके मैडम मेहताब को बोला, उनको वही पसंद थी बात। उन्होंने कहा नहीं, हम मुझसे बनवाएंगे नहीं, वो फिल्म बंद हो गई। अच्छा। अब कई महीने फिल्म बंद रही। मैं उनकी फिल्म असिस्ट कर रहा था साथ में, बहारों की मंजिल और तेरे मेरे सपने। एस सुलेमान साहब की? हाँ, एस सुलेमान साहब डायरेक्टर। एस सुलेमान साहब, किस तरह आपका पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ? आप उन तक कैसे पहुंचे उस वक्त? उन जावेद फाज साहब लेके गए ना। अच्छा। तो 1 साल तो मुझसे बात ही नहीं की। सलमान साहब ने मुझे तब देखा भी नहीं। हम 7 असिस्टेंट थे, सबसे आखिरी नंबर मेरा था। एग्जैक्टली। काफी असिस्टेंट थे उनके। हाँ। उस टीम में आप शामिल थे। सब तो आखिरी नंबर मेरा था। अच्छा। अब मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैंने स्वीपर को बुलाना है और वो जो फ्रेम सेट हुआ है उसको साफ कराना है, क्लीन कराना है, और बस मेरी ये ड्यूटी थी। आपकी ये ड्यूटी थी। अब वो शॉट रेडी हुआ, पिक्चराइज, गज़ल पिक्चराइज हो रही थी, रंजिश सही दिली दुखाने के लिए, मोहम्मद अली साहब पे। अच्छा। मेहदी हसन साहब ने गाई थी। तो शॉट रेडी हुआ, मोहम्मद अली साहब भी मौजूद थे। जाओ जी बुलाओ स्वीपर को। मैं स्वीपर को बुलाने गया, वो दूसरी जगह बिजी था। मैंने कहा जी वो फारिग नहीं हुआ, आता है थोड़ी देर में। और किसी ने नहीं समझ आ रही कि बंदा कौन फिर रहा है, ये कौन की करेगा। और मैंने ऐसी हरकत की जिससे सबको समझ आ गई कि मैं क्या हूँ। कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, वो बताएं जरा। हाँ, तो वो मैं गया तो वो बिजी था। बिजी है, अच्छा ठीक है, बातें करने लग पड़े। अली साहब, सुल्लू भाई आपस में था। थोड़ी देर बाद जाओ यार पता करो। मैं फिर गया, वो फिर बिजी था। मैंने कहा बिजी, अरे ये कैसे होगा शॉट, इरिटेट हो गए। ठीक ठीक। नहीं, वो सुलेमान साहब, अली भाई ने जाना, ये कैसे होगा जावेद। मैंने अपना स्वेटर उतारा, पानी में भिगोया, वो जगह जाके ऐसे साफ कर दी। ऐसे पहली बार उन्होंने मुझे ऐसे देखा। सब सन्नाटे में आ गए। मैं कोने में खड़ा हो गया। शॉर्ट वॉट हो गई। शूटिंग पैकअप हुई 6 बजे। तो मुझे कॉल की उसने, बंदे ने, ओए मैं तो ऊपर जैसे साहब बुला रहे हैं। तो मैं क्या, चल मैं क्या गलती हो गई। मैं अंदर गया तो बैठे हुए थे, ऐसे मुझे देखा, कहते ये आपने क्या हरकत की है। मैंने कहा सर आप परेशान हो रहे थे तो मैं, इधर आओ, बैठो मेरे पास, ऐसे याद रख। वहाँ से मैं पहचान में आया।
जो सफाई निस्फ ईमान होती थी वो यहाँ पूरा ईमान बन गया। बिल्कुल, वाह वाह, वहां से आप कमाल हो पहचाने गया, गए। कमाल हो गया। अच्छा, पहली फिल्म जो आपने फिर डायरेक्ट की वो सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल मैं असिस्टेंट था, आप assistant थे? एज एसोसिएट डायरेक्टर ठीक मैंने है। वो की थी। आपकी अपनी पहली फिल्म कसम। कसम। कसम जब आपने स्टार्ट करनी थी तो उसके लिए तो एक प्रोड्यूसर भी चाहिए होता है, एक फाइनेंसर चाहिए होता है, तो उस तक कैसे पहुंचे, उसको कैसे कन्विंस किया और उसने कैसे आप पे चांस लिया? वो प्रोड्यूसर सैयद नूर था। अच्छा, आप खुद प्रोड्यूसर थे? ओके। यानी मैंने उस वक्त तक मैं ऑलमोस्ट 200 के करीब फिल्में लिख चुका था। चले इस बात को ऐसे कर लेते हैं कि इतने समझदार प्रोड्यूसर सैयद नूर ने डायरेक्टर सैयद नूर का इंतखाब कैसे कर लिया? वहाँ तो वो क्योंकि मेरा गोल मेरा डायरेक्शन था, राइट। तो लिख लिख के लोगों के इतने जितने भी डायरेक्टर्स थे सबके लिए मैं लिखता था। मैडम शिमी मारा के लिए, जान मोहम्मद साहब के लिए, जावेद फाजिल साहब के लिए। और तब तक 200 मूवीज लिख दी थी। आप स्क्रिप्ट लिख चुके थे 76 और उनमें कुछ सुपरहिट भी थी? सारी सुपरहिट। सारी सुपरहिट। वाह। देखे ना, मैं जावेद फाजिल साहब के साथ आहट, दहलीज, लाजवाब, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, साइमा, लाल जोड़ा ना पहनाया तो मेरा नाम नहीं। ये सारी हिट फिल्म्स थी। फिर मैडम शिमी मारा के साथ प्ले बॉय, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, मतलब सारी मिस। क्या बात। अच्छा, आपके माइंड में रोमांटिक एक जॉनरा ही था, लव स्टोरी और इस तरह का, लव अफेक्शन। फिर मैंने कॉमेडी जॉनरा शुरू किया, दुबई चलो, सोरत जवाई। वेरी नाइस। ये सारी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज कर, रोमांटिक और एक्शन से उधर कॉमेडी में आ रहे हैं। कॉमेडी में आ रहे हैं। तो इस तरह करके तो मैं इतना कर चुका था, तो कुछ पैसे मेरे जमा हो गए थे। तो मैंने कहा मैं अपनी, मुझे तो कोई चांस नहीं देगा भाई। कितने पैसे जमा हो गए आपके पास उस जमाने में? उस जमाने में 50-60 हजार था। 200 फिल्म्स लिखने के बाद? जी हाँ, ये ऐसे पैसे थे जिनको मैं खर्च कर सकता। और एक फिल्म के बाद अमूमन कितने पैसे आपको मिल जाते थे? उस जमाने में मुझे 20-25,000 एक फिल्म के। उसमें घर भी है, सारा कुछ है, और बच्चों की तालीम मैंने बड़े अच्छे तरीके से। तब उस 25,000 में बरकत हुआ करती थी बहुत सर। आज के लाखों में नहीं है। नहीं, इवन के लाखों में अब लेते हैं लोग फिल्म के। जी हाँ। लेकिन तो वो मैंने कहा कि मैं खुद अपने आप को चांस देता हूँ। तो मैंने फिल्म स्टार्ट कर लेते हैं, बिक जाएगी, पूरा हो जाएगा। मुझे जावेद फाजिल साहब कहने लगे, उल्लू तुम पंजाबी का दौर है, उस वक्त सुल्तान रही साहब बहुत डोमिनेट कर रहे थे, मैं भी नहीं बना रहा, और जो तुम उर्दू फिल्म शुरू कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ी ना करो। मैंने कहा नहीं, मैंने उर्दू फिल्म बनानी है सर। वो फिल्म बनाई, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे दिए, कुछ अपना मिला के कुछ कराची से दिए, लेके वो फिल्म बन गई। वो फिल्म अच्छी चली गई। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, हिट हुई, सुपर हिट नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने मेरा काम पसंद किया। तो मुझे फिल्म मिली जीवा। हाँ, जीवा मिली, और सुहेल भट्ट साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो उधर पैरेलली मैडम शिमी मारा की फिल्म थी, मुंडा बिगड़ा जाए। ये 2 फिल्में स्टार्ट हुई। जीवा ने बहुत, मुंडा बिगड़ा जाए भी बहुत हिट हुई, जीवा ने बहुत नाम दिया, बड़ी हिट। सर मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा था। मैं जरा अपना फिल्म से रिश्ता बता दूं। जी 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 जी, शादी से भी बताऊंगा जी। ये जो है जिंदगी में मैंने पहली दफा सिनेमा देखा अंदर से कि सिनेमा कैसा होता है। तो वो टिकट जो मैंने खरीदा वो जीवा का था। अच्छा, पहला लाइफ में मेरा जो एक्सपीरियंस था सिनेमा जाने का, घर वालों से झूठ बोल के बावजूद इसके कि ईद की छुट्टियां थी, तो जीवा देखी और मुझे लगा कि मैंने बड़ी देर कर दी सिनेमा आने में। मेरी फीलिंग ये थी। और वो डेब्यू था जो है वो हीरो का भी और हीरोइन का भी डेब्यू था, वो हमें बाद में पता चला। तो जरा वो एक जीवा का एक्सपीरियंस, और वो जो 2 किरदार जो हैं जिनको आपने पहचान दी जीवा ने, और जानू सुन जरा उसका गाना था जो स्ट्रीट सॉन्ग बन गया और इतना पॉपुलर म्यूजिक था उसका। वो एम मर्शद साहब की वो कॉम्पोजिशन थी। और रेशम मुझे मिली एक अवार्ड फंक्शन में। जी साहब, मुझे बड़ा शौक़ है फिल्मों में काम करने का, आप मुझे चांस दें। मैंने कहा ज़रूर देंगे। मैं तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर संगम।
संगम फिल्म, जीवा में नहीं, जीवा में नहीं, संगम। तो साथ ही जीवा भी स्टार्ट हुई तो उसमें भी मैंने कर लिया। बाबर अली का मुझे किसी ने कहा, चौधरी अजमल साहब जो है, उन्होंने कहा यार एक मुंडा बड़ा अच्छा है, लंबे लंबे बाल, उसको देखो। मैंने उसको बुलाया, वो आया बाबर, थोड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा, लंबे लंबे बाल, नीला सूट पहना हुआ, टाई मोटी सी लगाई हुई। मैंने कहा सबसे पहले तो टाई उतारो बेटा, इजी हो जाओ। तो आप मुझे सेलेक्ट करेंगे? मैंने कहा आप हो चुके हैं, वरना आपको बुलाया ना जाता, सीधा आपसे मीटिंग करनी थी। उसके बाद उनको लेके मैं चला गया वहाँ टर्की। टर्की में हम फिर उनके साथ ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ में रेशम पे मैंने बहुत मेहनत की, उसकी स्टाइलिंग में, उसके फेस पे, जाहिर है उसका बहुत, उसको इरम हसन पे भी बहुत किया था। इरम हसन उसमें कसम में, वो जनाब वो फिल्म चली, वो हिट हो गई वो फिल्म। साथ ही मैंने सरगम शुरू कर दी, अदनान समी, ज़ेबा अदनान समी, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी, और उससे ज़्यादा कमर्शियली इतनी नहीं थी जितना लोगों में उसकी एप्रिसिएशन आई, अप्रिशिएट किया लोगों ने कि यार कोई क्लास नज़र आ रही है। यानी पंजाबी फिल्मों के दौर में ये फिल्में जब चली तो इतनी धाक बैठ गई कि पंजाबी डायरेक्टर्स ने भी उर्दू फिल्में शुरू कर दी। बड़े आपने जो है ना, सेटर भी आप ही थे, हम कह सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया आपने। आपने नोट किया बुशरा के एस सुलेमान साहब का जिस तरह जिक्र करते हैं एज यूजुअल, आज भी देखा आपने कि कितना एहतराम और उनकी फीलिंग और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जितने लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, जो एक उम्मीद रखता है इंसान ऐसे लोगों से, कभी वो पूरा उतरे उस पर? अल्लाह भला करे उनका, बस यही कहूँगा। कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। वो मेरी ज़रूरत है, मैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन देखिए, आपने इतनी एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया इंडस्ट्री में, रीमा, रेशम, मीरा और भी बहुत सी, साइमा को हम जैसे कहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक दौर ऐसा आया कि आपने साइमा के साथ ही फिल्म्स बनाई तो बाकी एक्ट्रेसेस नाराज़ हो गई। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। और देखें, मैंने रेशम के साथ पहली 5 फिल्में रेशम के साथ, फिर बहुत सारी फिल्में रीमा के साथ, सेकंड पोजीशन पे साइमा थी, सेकंड पोजीशन पे साइमा थी। हाँ, फर्स्ट पेयर में रीमा, इवन फर्स्ट पेयर में वो लड़की जाना मलिक, मुहाफिज में, बिल्कुल, और साइमा छोटा रोल कर रही है। सेकंड गिला रेशम करती हैं। हाँ, रेशम की मेहरबानी है कि वो गिला करती हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं। अल्लाह, किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट ले लो उन्होंने दोबारा, किसी उनका रोल होगा तो मैं जरूर लूंगा उनको। उनकी जो पर्सनालिटी है, जो प्रेजेंस है। देखें, एक डायरेक्टर सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि एक्ट्रेस को या एक्टर को जो उसकी प्रेजेंस है उसके अपोजिट रोल में ले लेता है। सुना चूड़िया 2 आप बना रहे हैं तो कास्ट कर ले उन्हें। रोल नहीं है ना, नहीं, रोल तो आप क्रिएट करते हैं। जब आपने कुछ तो करना होता है फिर आप रोल क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, नहीं, हम सिर्फ रेशम की बात नहीं कर रहे, हम जो है ना, जो एक आप पे जो खाम खा का गिला बनाया जाता है कि जो है ना आपका फोकस जो है अब सिर्फ साइमा जी ही हैं। आप कोई भी फिल्म बनाते हैं, कोई भी कहानी लिखते हैं, उनको सामने रख के लिखते हैं, ये जो आपसे शिकवा है। अभी देखिए, मैंने तेरे बाजरे दी राखी बनाई, ठीक है, उसमें आपने जन्नत मिर्जा को कास्ट किया, टिकटॉकर जो है, उसमें हीरोइन थी साइमा, एक कैरेक्टर रोल कर रही थी। तो वो मैंने उनको जन्नत मिर्जा वाला रोल तो नहीं दिया। ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा जन्नत मिर्जा वाला? आपने एक सोशल मीडिया से, यूट्यूब की या टिकटॉक की एक पॉपुलर खातून को लिया हीरोइन के रोल में, बिल्कुल, और ये बड़ा बोल्ड फैसला था, एक एक्सपेरिमेंट था। वो कैसा रहा? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसने मेहनत भी बहुत की और अच्छा काम किया, और स्क्रीन पे भी अच्छी लगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे तरफ से गलती हुई कि हम फिल्म को प्रमोट नहीं कर पाए। अच्छा, हम फिल्म को वो उस मुकाम तक नहीं ले गए जहां लोग समझते हैं कि हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन वैसा टर्नआउट भी नहीं आया ना, जिससे जन्नत मिर्जा की फॉलोइंग थी, जो टिकटॉकर एक उसकी आना चाहिए था लोगों को। आई डोंट नो कि क्या हुआ, टिकटॉकर्स तक बात नहीं पहुंची या क्या, या टिकटॉकर्स जो है वो 40 सेकंड ही देखना चाहते हैं। तो आप रिग्रेट करते हैं इस डिसीजन को?
उनको कास्ट करने पर जन्नत मिर्ज़ा को मूवी में? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने तो अच्छा फैसला किया, उसने मेहनत की, बस नसीब में नहीं था। तभी जब कास्ट करते हुए एक कैरेक्टराइजेशन तो आप कर रहे होते हैं, कैरेक्टर तो आप बना रहे होते हैं, क्या एक सेल वैल्यू को भी ज़हन में रखते हैं कि ये फेसेस जो हैं ये अपनी अपनी ऑडियंस लेके आएंगे? जी, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे जो आपको सेल वैल्यूज़ को भी देखना पड़ता है, और अपनी मनमानी आप नहीं कर सकते। अपनी मनमानी आप तभी कर सकते हैं जब आपका होल्ड हो। मसलन एक प्रोड्यूसर है, वो उसने आके पैसे लगाए हैं, वो कहेगा जी मुझे इस कास्ट के साथ फिल्म बना के दें, मैंने आगे सेल करनी है, मुझे करनी है, तो आपको करना पड़ता है। लेकिन मैं इसीलिए जब पहली फिल्म बनाई मैंने नए लोगों को लिया, उनकी सपोर्ट में बहुत बड़ा नाम लिया मैंने। नदीम साहब, बिल्कुल नदीम साहब थे। लेकिन अब नए लोगों से क्या है नईम साहब, नए लोगों के साथ काम करके आप खुद भी नए हो जाते हैं, आपका काम नया लगना शुरू हो जाता है। वरना सिचुएशंस तो हमारी फिल्म में वही होती हैं, लेकिन जब उसके एक्टर्स चेंज होते हैं तो वो ब्लॉकबस्टर चूड़ियाँ पे आते हैं। चूड़ियाँ का जो एक्सपीरियंस था लोगों के लिए तो जाहिर है कि आपने बहुत बड़ा शाहकार तख्लीक कर दिया, लेकिन मेरी फीलिंग हमेशा ऐसी रही कि जितनी आसान आपके लिए चूड़ियाँ बनाना थी शायद ही कोई और फिल्म हो, क्योंकि वो जो कल्चर आपने दिखाया, जी हाँ, जी वो उस कल्चर से और उस मट्टी से हमेशा आप जुड़े रहे आज के दिन Absolutely. तक। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी भी आप बहुत वक्त गुजारते हैं जाके उस एटमॉस्फेयर। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जरा इसको थोड़ा सा कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप? देखिए, मैंने बचपन में जो फिल्म्स देखी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, वो पंजाबी फिल्म्स थी, संतोष भाई की, सबिया भाभी की, मुसर्रत नज़ीर साहबा और लाला सुधीर, ये इस किस्म की वो गाँव की कहानियाँ थी। गाँव के मिट्टी कट्टों में रोमांस भी था, म्यूज़िक भी था। वो ख़त्म हो गए तो एक एक्शन ने जगह ले ली थी। वो मार कुटाई और गोलियाँ और बारूद और सिटी में वो बदमाशों पे फिल्म बन रही है, वो कहीं छुप गया था सिनेमा। बिल्कुल। तो मुझे वो फैसिनेट करता था वो लाइफ। तो मैंने कहा मैं अगर पंजाबी फिल्म बनाऊंगा तो मैं इस पैटर्न पे बनाऊंगा। तो वो उसी पैटर्न पे थी, जैसे नाजी है, पत्तन है, वो जो फिल्में थी ना इस टाइप की, तो उसी टाइप की वो थी। तो लोगों ने उसको बड़ा अच्छा किया, वो कनेक्ट हो गए दोबारा से। आपकी तहरीरें और आपकी शूटिंग जो हम कवर करते रहे और हीरो को जो रोमांटिक सीन आप समझा रहे होते थे, तो पिक्चराइजेशन के बाद भी आपका वो समझाने वाला सीन जो मेरे सामने रहा हमेशा, वो बहुत बेहतर होता था। तो खुद क्यों नहीं आपने कोई ऐसी रोमांटिक हीरो का रोल किया? आज भी आप माशाल्लाह हीरो हैं, और इस सारे दौर में कभी ये एक्सपेरिमेंट आपने क्यों नहीं किया कि रोमांटिक मूवी और सैयद नूर एज ए हीरो? और देखो, मैंने जब फिल्म में लिख रहा था मुझे तब भी ऑफर्स थी। मैंने एक फिल्म लिखी थी नहीं अभी नहीं, नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी, जिसमें फैसल इंट्रोड्यूस हुआ। जी जी जी, फैसल रहमान। बिल्कुल। तो नजरुल साहब कहने लगे, नूर, बंगाली थे ना वो, मैंने कहा जी ये रोल तुम करो। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। नहीं, जिस तरह तुम मुझे सुना रहे हो, जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ, मुझे बिहाइंड द कैमरा आना है, मुझे कैमरे के सामने नहीं आना। तो मुझे कभी भी ये अच्छा नहीं लगा कि मैं कैमरे के सामने, इतने लोग इंट्रोड्यूस कराए नहीं साहब, खुद आ जाते, आके खड़े हो जाते, क्या है, वो भी तो नए थे। बिल्कुल। तो मैं भी नया था, लेकिन नहीं, जिसकी जॉब है उसी को करनी चाहिए और आपको फोकस करनी चाहिए अपनी जॉब पे, और मैंने हमेशा अपनी जॉब पे फोकस किया। हर डायरेक्टर रोमांटिक होता है आपकी तरह, उसके अंदर रोमांस होता है, ये होता है या ये होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ फॉर दिस फीलिंग्स कि मेरे अंदर रोमांस है। वो रोमांस बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों से रोमांस है, बहुत सारे लोगों से रोमांस है, और वो इंस्पिरेशन बनते हैं ये सब चीज़ें। तो मुझे किसी का नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। साइमा जी, जब आपके जो है वो इंटरेक्शन पहला उनसे हुआ आपका, तो उस वक्त जो है वो पहली मुलाकात में आपको ये आइडिया था कि वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन बन जाएंगी?
और कितना आपको काम करना पड़ा उनके ऊपर, कितना उनको ग्रूम करना पड़ा, या वो बनी बनाई एक सुपरस्टार थी? नहीं, बनी बनाई तो खैर नहीं थी, और वो वक्त के साथ साथ वो ग्रूम हुई, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतनी बड़ी स्टार है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं फिल्म बना रहा था घूंघट। घूंघट, यस। उससे पहले साइमा से मुलाकातें होती थी स्टूडियो में, एक आना जाना, सलाम दुआ, ये वो, मेरी लिखी हुई फिल्मों में उन्होंने काम किया। जान मोहम्मद साहब की 2 फिल्में थी, उसमें काम किया, इस तरह। लेकिन घूंघट जब मैं बना रहा था, उसकी हीरोइन थी, उसकी इस रोल में नीली थी। तो नीली को अचानक कहीं जाना पड़ा या क्या हुआ, उन्होंने डेट्स मिस कर दी। तो शहजाद रफ़ीक साहब और उनके साथ 4 लोग 5 लोग और थे, ये ग्रुप था जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा, जी साइमा आजकल फारिग है, सुल्तान रई साहब जा चुके थे दुनिया से, तो पंजाबी फिल्में बन नहीं रही थी, तो वो घर बैठी हुई, तो उससे आप कर लें, साइमा को कर लें। मैंने कहा कर लेते हैं, ठीक है, जाएँ आप, पिच करें, जाएँ अप्रोच करें। वो गए तो उसने कहा हाँ जी मैं करूँगी, लेकिन मुझे कहानी सुना दें, कहानी क्या है। वो मेरे पास आए, मैंने कहा वो कहानी सुनेगी मुझसे? अच्छा। मैंने तो नहीं सुनानी कहानी, मैं क्यों सुनाऊँ, मुझे तो कभी बेग साहब ने नहीं कहा कहानी सुनाओ, वो इतना फेथ करते हैं। तो ये घर बैठी हुई और कहती कहानी सुनाओ, मैंने नहीं सुनानी। उनके पास गए, उन्होंने जी वो शाह जी कह रहे हैं कि आप सेट पे आए, आपको बताएंगे जो होगा, इस तरह नहीं कहानी सुनाएंगे तो आप फिल्म करेंगे। तो कहती है नहीं, मैं कहानी सुनूंगी तो करूँगी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। ये फटा हो गया, फटा हो गया, फटा। मैंने कहा मैंने नहीं करना। वो कह रही मैंने कहानी सुन के करनी। तो आपकी ईगो पे आ गई बात कि आप ईगो पे आ गई, और फिर ये ईगो से ज़्यादा इस बात पे है कि आप किसी पे फेथ नहीं कर रहे, भरोसा करें, मैं आपको अगर ले रहा हूँ तो आपको ज़ाया थोड़ी करेंगे। वो नहीं, मैंने कहा जी वो वापस नीली वापस आएगी तो फिर कर लेंगे। ओहो, यहाँ तक नौबत आ गई? यहाँ तक कि आप, उन्होंने कहानी सुने बगैर नहीं करना। हाँ। और आपने कहानी सुनानी नहीं। कमाल है। मैंने कहा नीली आएगी तो फिर कर लेंगे। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया कि उन्होंने कहा शाह जी कहाँ थे आप, तो तुसी पूरी कहानी रोज सुनाई कि मैं यहाँ था, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था। ये तो आपस में बात कर दी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा। अच्छा, उसके बाद नहीं पूछा। आई नो कि उन्होंने नहीं कभी पूछा। जी सर। अच्छा, वो फिर मुझे कहने लगे वो प्रोड्यूसर्स जो थे कि जी देखें ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है, तो आप कर लें यार। अब मुझे भी बुरा लगा, वो कह रहे हैं, तो मैंने उसकी खातिर नहीं, साइमा की खातिर नहीं कि मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, तो उनकी खातिर, अपने प्रोड्यूसर्स की खातिर, टीम की खातिर मैं गया ऑफिस में, एवेन्यू स्टूडियो में बैठी हुई थी, ख़ास तौर पे आई थी कहानी सुनने। फिर आपने सुनाई स्क्रिप्ट? मैं बताने लगा, बड़ा मज़े की बात। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, बात मैंने कहानी सुननी है आपने? हंस पड़ी, कहती हाँ जी कहानी सुना दी। मैंने कहा एक लड़की है, वो बर्फ़ों में है, वो गिर गई है घोड़े से, और ये हो गया वो हो गया, उसको हीरो आता है बचाता है, वो उसको ठंड बहुत है, वो जाके उसे मसाज करता है, ये करता है, वो होश में आती है, कहती तूने मेरी जान बचाई है, उनका लव हो जाता है। अब ये कहानी नहीं है घूंघट की। ऐसे में बैठे कमाल है शायद। कहती हाँ ये बहुत अच्छा है ये वो। मैंने कहा बस शूटिंग करें, करें। अरे हमारी इनोसेंट साइमा चेक करें। वो जनाब वो जब सेट पे आई, वो कुछ और था, कहती है क्या? मैंने कहा ये भी है, आप करें। लेकिन सेट, पहला दिन सेट का ट्विस्ट, अब जब उसने काम किया, मैंने जो उसको कहा कि आपने ये करना है, तो उसने उसको इम्प्रोवाइज किया। दैट वाज माय इंस्पिरेशन। यार मैं इतनी एक्ट्रेसेस को मैं कहता हूँ इतनी तेज़ी से कर लेती हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से पिक नहीं करते। तो वो मेरा वहाँ से लाइकिंग मेरी, यानी कि आपके दिल में जगह बनने लगी उनके लिए। पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक्सप्लोर किया उसके अंदर कितना बड़ा टैलेंट है, जो आपने कहा ना कैसी ग्रेट लव स्टोरी। एक लव स्टोरी स्टार्ट हो गई ना, until to date। फिर वो कहीं पता नहीं आपने कोई हाथ पकड़ा तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ना ना, वो क्या वाकया? ये भी तो सुनाओ ना, मैंने काफी चीजें आज पता चली है। मतलब लाइकिंग हो गई हमारी, फिर घूंघट रिलीज हो गई, घूंघट हिट हो गई और फिल्में शुरू हो गई, तो अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, वो लाइक करने लगी, मैं भी बहुत, और उनको पता था मैं मैरिड आदमी हूँ। यानी चूड़िया की जो शूटिंग थी, इसी में आपको उनसे प्यार हो गया? जी हाँ बिल्कुल।
तो एक दिन जाना था कहीं शूट पे, तो मैंने कहा मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, तो मेरे साथ चलो। मैंने ठीक है, अपनी गाड़ी उसने पीछे लगा दी, मैं उसके साथ गाड़ी में जा। अब बात करते करते मैंने ऐसे हाथ उसके हाथ पे ऐसे रखा ना, पकड़ लिया मैंने। उसने ऐसे देखा मुझे, मैंने देखा, मैंने कहा क्या है? कहती हाथ पड़े ना शाहजी, उन छड़ना ना। अच्छा, वाह, कमाल है। और वो आज तक वादा निभा रहे हैं। गुड। अब फिर प्रपोज कब किया आपने उन्हें? वो प्रपोजल ही था ना। देखिए उस जमाने का स्वीट प्रपोजल। मासूम बुशरा, मेरी मासूम बुशरा, कुछ समझो। ये हाथ रखने का मकसद, जो आप हाथ रखती हो ना यहाँ पे, वो तो कहती हो कि अगला सवाल करो, अगला सवाल। ये सवाल वाला हाथ नहीं था, ये प्रपोजल था। यानी एक शख्स को आप कहें कि वो डिसेंट हो, शरीफ हो, वो शख्स, आप कहेंगे हाथ फड़ाया तो छड़ना ना, तो अब उसकी गैरत का मसला आ जाता है ना, मर्दानगी का मसला आ जाता है। अब दूसरी बात, अगर मैं छोड़ दूं तो मैं तो नकम्मा ना। और फिर अल्लाह ने इतना नाम भी दिया, वाह, फेम भी है, और आगे पूरा करियर भी है, और अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन आपने साइमा से शादी चूरिया फिल्म के बाद ही की, और अनाउंस 2007 में की। जी हाँ। क्या इसमें हकीकत है? जी हाँ, जी बिल्कुल। आपको पता है कि मेरा आपसे ज्यादा भाभी रुखसाना से प्यार था। जी हाँ। और हम कुलीग भी रहे, बिल्कुल, हमने इकट्ठे काम भी किया, और उनके साथ मैंने शो भी किया, जिसका स्क्रिप्ट वो लिखती थी। और स्पेशली उन्होंने कहा पीटीवी की मैनेजमेंट को कि नईम जो है ना, उसको आप, मुझे वो चाहिए। नहीं, आप बहुत लाडले और मैं बड़ा लाडला था, तो मुझे आज वो याद भी आ गई। तो उनकी क्या कैफियत थी शुरू में? अच्छी नहीं, बहुत डिस्टर्ब हुई थी वो। और जब पता चला, और फिर हौसला आ जाता है। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी आपकी दूसरी शादी। वही बताने लगा हूँ। एक वक्त ऐसा है जब मुझे उसने देखा कि ये पक्का है, ये अपनी जगह डटा हुआ है। तो ये वर्ड मुझे आज भी याद है उनके, कहने लगी कि शाहजी ब्याह कर लिया जना, हुन ओदा शरीया कुन दो। वाह, ये मेरी फर्स्ट वाइफ के वर्ड्स थे। तो असल में कंफर्म यहाँ हुई शादी कि उसका शरीया उसको। फिर मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे साइमा को, नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। हाँ, नहीं किया। और फिर जब डेथ हुई है इसकी, रुखसाना की जब डेथ हुई है, तो वो बेटियां मेरी चली गई अमेरिका, अब्रॉड चली गई। उन्होंने इंटरेक्शन नहीं रखा कभी भी साइमा से? नहीं। तो शाजिल बेटा मेरा यहाँ अकेला था। साइमा ने यहाँ जो किरदार अदा किया कि उस बेटे को उन्होंने संभालना शुरू किया। वो अपसेट था, बहुत छोटा था, तो वो उसको ले जाती थी साथ में। वो भी उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन उनको खाना खिलाना, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी, ये सारी खबरें उनको पहुंच रही थी। मदर फिगर निभाया उनको, बहनों को, बेटियों को पहुंच रही थी, जहाँ से उन्होंने वो कन्वर्ट हुई। शाजिल शेख का था ना ज़ाहिरा बहनों के साथ, तो कि ये इतनी अच्छी औरत है, फिर एक पोलाइट सा एक और अब ऐसा हुआ है, अब वो इतनी फ्रेंड्स बन गई हुई हैं आपस में, बेटियां। और साइमा और शाजिल का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है साइमा के साथ, और अपने हर बात को उनसे शेयर करता है। साइमा ने आपके बच्चे का, ये बात उनमें है, साइमा जी में, ये हमने देखा है। और आपकी जो फर्स्ट मिसेस थी वो इसी सदमे से चल बसी, उन्हें कैंसर हो गया? उन्हें तो प्रॉब्लम थी। नहीं, अगर सदमे से कैंसर होना शुरू हो तो मुझे तो बहुत सदमे लगे। वो ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो बहरहाल इतनी चूड़ियाँ 2 पे आने से पहले अब जो है ना, थोड़ा सा, क्योंकि आप हमेशा जो है वो बड़ा हकीकत पसंदी से काम लेते हैं, ये हमारे साथ हुआ क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ हुआ क्या है, इसमें मैं एक तो बातें आपसे करना चाहूँगा। दूसरा सुल्तान रई क्यों नहीं है, दूसरा सैयद नूर हमें क्यों नज़र नहीं आता। आप किसी भी शोबे को ले लें, क्या अगर दूसरा सैयद नूर नहीं है हमारे पास, उसकी जिम्मेदारी सैयद नूर साहब की नहीं, दूसरा सुल्तान रई नहीं है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने दूसरा सुल्तान रई पैदा क्यों नहीं किया। अगर हम टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें, और वो बड़े नाम, वो बड़े टेक्नीशियन आज क्यों नहीं है। नईम साहब,
सुल्तान रईस साहब इंडस्ट्री ने पैदा नहीं किए, या मुझे इंडस्ट्री ने पैदा नहीं किया, ये हमारा पैशन था। सुल्तान रईस साहब का पैशन था एक एक्स्ट्रा रोल करने वाला आदमी, लगा हुआ है लगा हुआ है लगा हुआ है, हारा नहीं है, और उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। वो इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गई, वो बन गई, इंडस्ट्री ने उनसे फ़ायदा उठाया। इंडस्ट्री तो फिल्म प्रोड्यूस करती है उन लोगों को लेके जो बिकते हैं। मैं आपको बताऊं, एवेन्यू स्टूडियो से मिकलोर रोड का फासला खासा है। एक उस ज़माने में बस आती थी 70s में मिकलोर रोड से शाहनूर तक, 10 बजे के बाद नहीं आती थी, डबल डेकर बस। मैं रात को 2 बजे वहाँ से पैदल चलता था। मैं गरीब लड़का, पैदल चलना और पैदल चलते हुए मिकलोर रोड आना 2.5-3 घंटे में। लेकिन मैं हारा नहीं कि मैंने ये काम करना है, पैशन। तो यानी कि आज देखें, मैंने बहुत कोशिश की नईम साहब, आज ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में फिल्म्स पढ़ाई जा रही है, ये मेरी कोशिशों से है। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुगीस साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, हाँ जी, उन्होंने वहाँ फिल्म लगाई और फिल्म बच्चे आना शुरू हो गए। फिर स्पीरिट यूनिवर्सिटी, फिर BNU, फिर NCA, मतलब हर जगह अब तो। लेकिन इतने अरसे से एक भी फिल्म मेकर नहीं निकला। डिग्रियाँ तो मिल गई सबको, क्यों नहीं निकला? सर पैशन नहीं है। वो डिग्री लेके या तो किसी चैनल पे नौकरी कर लेते हैं या किसी प्रोडक्शन हाउस में नौकरी कर लेते हैं। वो बनना नहीं चाहते इंडिपेंडेंट कोई फनकार या आर्टिस्ट या डायरेक्टर या राइटर या कुछ। उसके लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। तो हम पैशन मिस कर रहे हैं। इंडस्ट्री तो आज भी बाहें फैलाए कह रही है क्या हो। लॉलीवुड को समेट समूट के अब कराची लेके चले गए। जैसे PCB को कभी कराची ले जाते थे, कभी लाहौर आ जाता था। अभी भी अटेम्प्ट हुई 2-3 दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहाँ ले जाने। सिर्फ फिल्म को वहाँ ले जाना काफ़ी था या सैयद नूर को ले जाना भी बहुत ज़रूरी था वहाँ पे, या सैयद नूर जैसे एक्सपीरियंस को जो है ना उन प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करना और उनसे इस्तेफादा करना बहुत ज़रूरी था? क्योंकि मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा हूँ, मैं बीइंग ए फिल्म बीन आपको बता रहा हूँ, फिल्म रिलीज की जा रही है लेकिन वो फिल्म नहीं है। ड्रामे के 2-3 एपिसोड में 2 गाने डाल देने से फिल्म नहीं बन जाती। exactly. मैंने खुद कई फिल्मों के प्रीमियर्स किए, मेरे एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने फिल्में रिलीज की, लेकिन जब मैंने कंसेक्टिव जाके फिल्म देखना शुरू की तो उसमें सिर्फ मुझे जो कमी महसूस होती थी वो फिल्म की होती थी। बाकी उसमें सब कुछ था। देखिए, फिल्म जो है ये एक लार्जर देन लाइफ मीडियम है। ये रोज़मर्रा की कहानियाँ जो है ना, ये टीवी तक अच्छी लगती है। तो ये जो कराची जाने का सिलसिला है ये ऐसा नहीं है। कराची और पंजाब पैरेलल चल रहे थे शुरू से ही। वहाँ से कमाल साहब थे, वहीद मुराद थे, मोहम्मद अली साहब थे, रोजीना थी, मसलन कमाल साहब थे, बहुत आर्टिस्ट जो यहाँ आके काम करते थे। यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाके काम करते थे। कराची में फिर बन रही फिल्में, बहन भाई बन रही तो वहाँ जा रहे हैं। ये मतलब इस टाइप से जॉइंट वेंचर तो होता था सर। हाँ, होता था। वो रिस्पेक्ट करते थे पंजाब की, पंजाब रिस्पेक्ट करता था वहाँ के लोगों की। परवेज़ मलिक साहब ने अलमान वहीं बनाई है, एहसान वहीं बनाई है, ये सारी फिल्में वहीं बनी हैं। जो इस तरह तो नहीं था ना कि कराची की किसी भी फिल्म को परवेज़ साहब से या सैयद नूर साहब की पहुंच से दूर रखा जाए। हाँ, ऐसा नहीं था। ये कहाँ हुआ है ये मैं बताऊँ आपको। देखिए, फिल्म चलते चलते एकदम डिजिटल हो गई, सेलुलाइट ख़त्म हो गया, 35 ख़त्म हो गया, कैमरे बेकार हो गए। तो 35 जब ख़त्म हुआ है तो जहाँ सब काम 35 पे करने वाले लोग एक्सपीरियंस थे। कराची में जो ड्रामा प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो डिजिटल पे काम कर रहे थे। ठीक है, उनको डिजिटल का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने क्या किया शुरू में कि उन्होंने कुछ फिल्में, तो आज जैसे आपने फरमाया है कि कुछ सीरियल्स को काट वाट के गाने डाल के उन्होंने फिल्म के तौर पर रिलीज़ कर दिया, जी यही फिल्म है। उसके बाद वहीं जो काम कर रहे थे वहाँ के चैनल्स ने उनको हायर किया, उनसे फिल्में बनवाई। उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने फिल्म नहीं बनाई, फिल्म का अंदाज नहीं अपनाया। अब देखें ना, नदीम बेग है, वो फिल्म बना रहा है। नबील ने थोड़ा सा फिल्म पे काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन क्या है कि फिल्म का जो मेन बैकबोन होती है वो स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रीन प्ले किसी को लिखना नहीं आता। ये सारा वो लंबे लंबे वो
ड्रामे के शॉट्स और ये फिल्म मूवमेंट मांगती है। जाहिर है, यहाँ स्टैटिक, जाहिर है, आप जब देखते हैं ना तो उनकी टेकिंग स्टैटिक है, एग्री, तो आप लगता है कि ये टीवी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मूवी में क्या है, मूवमेंट है ऑल द टाइम, कैमरा मूव कर रहा है या कैरेक्टर मूव कर रहा है। अच्छा सर, आगे बढ़ने से पहले साइमा जी से जब रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए जी, और माशाल्लाह पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त कपल, शोमैन, हदायतकार और सफ़े अव्वल की हीरोइन, उसके बाद कभी गाड़ी चलाते हुए किसी के हाथ पे हाथ रखा? नहीं मैंने तो नहीं रखा, लेकिन साइमा ने जरूर रखा बार बार। नहीं नहीं, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। मैं उसके अलावा तो मैं बात ही नहीं करता। नहीं, बात सुने। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि ये सिलसिला आपकी तरफ से तो रुक गया, बड़ी अच्छी बात है साइमा जी के लिए, हाँ, लेकिन बाकी जो हीरोइंस हैं उनकी भी फीलिंग्स हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं, जो आपके प्रोजेक्ट देख रही हैं, तो कभी नहीं, कभी कभी आपने ना रखा हो, किसी ने हाथ रख दिया हो, मैंने गलती ना रखता वे मक्खी इंज करन दे बहाने। हाँ, तो उन्होंने नाले बेटा कहता ना। हीरोइन थी, उसको मैं ना सेट पे आना, बेटा यूं करो बेटा, वो कहती शाजी तुसी की मैंने बेटा बेटा कहते, मेरी तो अड़ते आखे तुसी मैंने बेटा बेटा। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, अब आंखें फोड़ दो अपनी। यानी आप साइमा से डरते हैं? नहीं डरते तो नहीं कहते? नहीं, अपने प्यार से डरता हूँ। प्यार से डरते हैं कि कहीं उसमें कोताही ना हो जाए। सही सही सही। तो ये बताएं, जब साइमा की बात करते हैं तो वो आजकल ड्रामास भी कर रही हैं, तो स्क्रिप्ट के हवाले से मशवरा लेती हैं आपसे? नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी उनकी इस प्रोफेशनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं की कि ये करो, ये ना करो, ये सीरियल करो, ये ना करो, ये फिल्म करो, ये ना करो, कभी नहीं। और कभी कोई ऐसे सीन से आपने रोका हो या कोई ऐसा इसमें शादी के बाद? नहीं नहीं, कभी नहीं। और कोई ऐसी फिल्म आप बनाना चाहेंगे अपनी जिंदगी पे? जिंदगी पे तो नहीं, लेकिन साइमा के साथ अभी मैंने बहुत फिल्में बनानी है। शादी से पहले की साइमा में और शरीके हयात साइमा में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? कोई फ़र्क आया थोड़ा बहुत? तो बहुत आया फ़र्क, बहुत केयरिंग हो गई है। अच्छा, और बहुत अल्लाह वाली हो गई है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। 5 वक्त की नमाज कज़ा करना उसके लिए ऐसे ही है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। इस वक्त जब आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनको पता है आप कहाँ हैं? हाँ, अच्छा, बिल्कुल पता है। और कभी कॉल भी आती है कि कब? कभी नहीं, मैं ही करूँगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं आ जाऊँगा। मैं अपनी पोजीशन तुसी क्लियर रख दियो। जब भी तो अब देखो ना कितना मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास रैपिड फायर भी है काफ़ी, उस पर भी हम करते हैं। प्रोजेक्ट आपका जो है मेरे लिए बड़ी एक एक्साइटमेंट है, चूड़ियाँ 2 को जब मैंने चूड़ियाँ 2, और ये थोड़ा सा बताइए। और मुझे इतला मिली है कि ये बैरून मुल्क पूरे शूट कर रहे हैं आप, और किस तरह से वो चूड़ियाँ वाला कल्चर वहाँ दिखाएंगे? यही तो है, यही तो बात है कि देखें आप कुछ तो नया लेके आए ना उस सब्जेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में। तो चूड़ियाँ 2 बिल्कुल मैं उस पर बहुत वर्क कर रहा हूँ, बहुत डीपली जाके वर्क कर रहा हूँ। और उसमें मैं अब सोच रहा था कि साइमा को और मोहम्मद राना को मिस कैसे करूं मैं, हो नहीं सकता। तो फिर मैंने एक काम किया जी, ये भी आपके लिए खबर है जी, कि साइमा इज डायरेक्टर ऑफ चूड़ियाँ 2। अच्छा, वो डायरेक्ट करेगी। वंडरफुल वंडरफुल। मैं लिखूंगा, वो डायरेक्ट करेगी। और इस चूड़ियाँ 2 के चोरी करामत कौन होंगे? सैयद नूर। वो सैयद नूर होंगे। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। और मोहम्मद राना का मैं कोई ऐसा चौंका देने वाला बनाऊंगा, यानी सरप्राइज समझे हम। हाँ, आएगा वो जरूर स्क्रीन पे। वो कैसे आएगा वो मैंने सोच लिया है। तो चल अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया। और ये कहाँ शूट कर रहे हैं? मैं 2-3 कंट्रीज हैं मेरे जहन में, आज़रबाईजान है, कज़ाकिस्तान है, और मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड भी हो शूट सकता है। कितने पैसे लगते हैं, मतलब मूवी बाहर बनानी हो अगर पाकिस्तान से? कोई उतने ही लगते हैं जितने यहाँ लगे। कितने बजट में आपकी ये मूवी तैयार हो रही है? देखिए, जो बजट का मामला है ना, मैं इस पे बड़ा खफा हूँ ना, और मुझे और कोई नहीं है तकलीफ़ कि ये हमारे मुल्क के हिसाब से बजट नहीं रखा जाता फिल्म का। देखो, हमारा छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटा सा मुल्क है, आपको 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ 15-15, 20-20, 25-25 करोड़ में फिल्म बनाते हैं, तो वो कैसे आप रिकवर करेंगे, कैसे आएगी? तो
4-5 करोड़ में बड़ी अच्छी फिल्म बन जाती है और उस पर बनानी चाहिए। और मुल्क से बाहर भी हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव। मेरे ख्याल को आप समझते हैं कि या तो इतनी ज्यादा ना इत्तफाकी है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी शोबे में ले लें, इतनी मुनाफकत है और जो है ना जिसका फायदा हर दौर के हुक्मरानों ने उठाया। ठीक है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी दौर में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने नीलोफर बख्तियार साहिबा को भेजा। वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन से लाहौर में उन्होंने मीटिंग की, एक मीटिंग करके हम लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा जी 14 करोड़ रुपया हम जो है ना वो एक सब्सिडी की मद में देते हैं। अभी वो निकल के मोटरवे नहीं चढ़ी लाहौर से, तो एक दूसरे धड़े ने फोन कर दिया, नहीं जी नहीं, असल लोग हम हैं, इनसे आपने कोई नेगोशिएशन नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। तो उन्होंने और की चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है पहले आपस में आप। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी आप जो है इन हुकूमत वक्त से कभी आपकी बात हो ऐसे प्रोजेक्ट को, तो वो सपोर्ट करें, उस पर सब्सिडी दें और इनकरेज करें। देखिए सपोर्ट तो शायद वो ना करें, वो अपनी सपोर्ट में लगे हुए हैं, उनका जितना मसाइल हैं। लेकिन ये है कि डिस्कशंस बहुत हुई हैं। इसमें मैं एक क्रेडिट दूंगा एक खातून को, मरियम औरंगज़ेब को। उन्होंने फ़िल्म के लिए, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बहुत सोचा, बहुत किया, पॉलिसी भी बनाई, फिल्म पॉलिसी भी बनाई, इदारा भी बना रही थी वो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बड़ी उन्होंने मीटिंग्स की बड़े लोगों के साथ और बड़े दिल से उन्होंने ये करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। वो मिनिस्ट्री चेंज हो गई उनकी, फिर उनका हुकूमत भी चली गई, फिर कोई और आ गया। तो ये जब तक ये नहीं होगा, लाइक भट्टू साहब, अगर आप एक इदारा बनाए नैफटैक, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए जो दुनिया जहान से राब्ते में हो। फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ फेस्टिवल्स किए जाएं, यहाँ से यहाँ के न्यू कमर्स को फेस्टिवल्स में भेजा जाए, वो जाके सीखें, लोगों से मीट करें कि फिल्म के लोग कैसे बिहेव करते हैं। इंडियन पंजाबी फिल्म्स बड़ा बिजनेस कर रही हैं आजकल पूरी दुनिया में। माजी में आपकी कुछ मीटिंग्स भी रही इंडिया के साथ को प्रोडक्शन के हवाले से। तो इस तरह के आइडिया को कैसे देखते हैं कि उधर का पंजाब और इधर का पंजाब अगर मिलके, और आप जैसा डायरेक्टर उधर से एक एसोसिएट आपके साथ हो? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। डायरेक्टर तो एसोसिएट नहीं हो सकता, डायरेक्टर एक ही होता है। लेकिन जब कोई बात नहीं बन पाई तो मैंने फिर एक फिल्म बनाई जो कंप्लीट है, और उसका नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इन लाहौर। लाहौर ये एक लड़के की कहानी है जो चंडीगढ़ से लाहौर देखने आता है, सिख लड़का, यंग सिख। यहाँ लाहौर के लोगों से वो मिलता है, लाहौर के कल्चर को देखता है। जो शान फिल्म स्टार है, उनके भांजे भी हैं। उनका भांजे को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ईसा। और बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मज़े की फिल्म है। कॉमेडी भी है उसमें, थ्रिल भी है उसमें, हुब्बुल वतनी भी है, वो बहुत कुछ है। एक्सप्लोर किया लाहौर को मैंने, पुराने लाहौर को, नए लाहौर को। अब लाहौर कैसा हो गया है, दरवाज़ों से बाहर जो लाहौर निकला है वो कैसा है, लोग कैसे हैं। तो आखिर में वो जब आया था, कहता मैं तो आया था कि पता नहीं क्या होगा लाहौर, लेकिन मैं जा रहा हूँ तो उसकी आंख में आंसू हैं। इसका मतलब है कि सैयद नूर जो है वो शेरगढ़ में वीकेंड नहीं मना रहे, वो काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। एंड भी का डायलॉग उसका कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाके दसांगा कि जिन्हें लाहौर नहीं वेखे और जम्मे। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। कमाल। तो ये बताइए, आपने नए स्टार्स का इंतखाब किया अपनी मूवी की प्रोडक्शन के लिए, तो और आपने ये भी अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि फवाद खान, हमायूं सईद जो है, इस तरह के जो ये स्टार मटेरियल नहीं है। तो यूजुअली आपकी नज़र में स्टार मटेरियल क्या है? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, वो स्टार हैं तो है ना, अगर स्टार ना होते तो लेकिन आपने अपनी मूवीज में तो नहीं लिया। मेरा रोल नहीं है ना। देखिए ये एक मैं बताऊं आपको, ये जहन में रखें, अंग्रेज़ी फिल्म में एक टाइटल आता है अंग्रेज़ी फिल्मों में, कास्टिंग डायरेक्टर। वो क्या है कास्टिंग डायरेक्टर? वो ये है कि वो डायरेक्टर को सजेस्ट करता है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि इस रोल के लिए 3 एक्टर ये सूट करते हैं, 3 एक्टर। मसलन मिसाल के तौर पे आपका जो चेहरा है, मैं अगर सोचूं कि एक शार्प लड़की है और वो ऑफिस वर्क में बड़ी तेज़ है और ये है, तो मुझे आप जैसा चेहरा चाहिए। वहाँ वो चेहरा नहीं आएगा जो गोल सा चेहरा हो, बद्दा मोटा सा हो, ये वो लेजी है। तो ये जो अच्छे बड़े एक्टर हैं, इनके लिए रोल बनने चाहिए, डिज़ाइन होने चाहिए, लिखे जाने चाहिए। ये नहीं कि मैंने
वो ललकारा सिंह जो एक यंग लड़का कर रहा है उसमें मैं हुमायूं सईद साहब को डाल लूँ या फवाद साहब को डाल लूँ तो वो रोल भी ख़राब करेंगे, मैं उनको ख़राब करूँगा। ये तो है। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं अगेन आपकी अगर हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो डेली रूटीन आपकी क्या है? फिल्म देखना, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, दुनिया जहान की। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यूट्यूब पे अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे आज भी। इन एक्टर्स को क्या मशवरा देंगे आप सर? मैं नाम लूंगा, आपने यार मुझसे मशवरा ना ही दिलाएंगे, नाराज हो जाते हैं। नहीं चलिए, ये तो हमारा फेवरेट सेगमेंट है। नाराज तो जो आपकी फिल्म में नहीं होता वो सारे नाराज ही हैं आपसे। अच्छा चलो, अल्लाह उनका भला करे। ये जो है हम शुरू करते हैं रीमा से। मशवरा देना आपने। अच्छा, रीमा को फिल्म में काम करना चाहिए। देखिए जो उसकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से फिल्म्स डिज़ाइन होनी चाहिए। यही आप तो बनाएंगे तो वो अपने आप अब मैं कितनी बनाऊंगा ये मेरे और लोगों को भी बनानी चाहिए, लेकिन मेरी फिल्मों में बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। जन्नत मिर्ज़ा को फिल्म्स करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, कोई बात नहीं, उसको दिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने उसकी तो जॉब बड़ी ज़बरदस्त रही है, उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसकी स्माइल अच्छी थी, उसका गाने में बहुत अच्छी लगी, वो डायलॉग्स बड़े अच्छी तरह उसने बोले हर लिहाज से। बस अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म की किस्मत में नहीं था चलना। सबा कमर अमेजिंग एक्ट्रेस, उसको फिल्में करनी चाहिए और मेरे जैसे डायरेक्टर के साथ करनी चाहिए। मीरा? अच्छा, मीरा के मुतालिक मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ा अच्छा काम कर सकती है, उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, शक्ल बहुत अच्छी है, तो उसको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा नहीं मिले। तो मैंने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि वो सब कुछ अच्छा है उसका, लेकिन वो बदनसीब है बेचारी के उसका। तो मेरे सुनने में आया वो लोगों से कहती फिर रही शाह जी ने मुझे बदनसीब कहता। अरे मैं तो फेवर कर रहा हूँ कि उसको मिलना चाहिए, बदनसीबी है कि उसको नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि इनकी लक अच्छी नहीं है। हाँ, लक एलिमेंट कि उसको मिलना चाहिए, उसको नसीब में आने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मुझसे ना मशवरा लें, नाराज हो जाते हैं। यमुना जैदी? मैं ज़्यादा नहीं जानता इनको। मैं विषयात? हाँ बिल्कुल, बहुत फिल्म मटेरियल है, ड्रामों में वो काम कर रही है ठीक है, लेकिन हैं वो फिल्म मटेरियल। हाँ राइट। सज्जल अली? सज्जल अली का तो मैं फ़ैन हूँ, सच्ची जो बात है, उसकी मुस्कुराहट, उसका डायलॉग डिलीवरी। लेकिन आप कहते हो बहुत एक्सपेंसिव है अगर उनको कास्ट किया जाए। ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनकी। देखें एक्सपेंसिव इंसान कब होता है बता दूं थोड़ा सा जी। एक्सपेंसिव इंसान उस वक्त होता है जब वो डिमांड में आता है, जब उसकी डिमांड बनती है। वो कहते मेरी अगर आपकी मैं डिमांड हूँ तो मेरी डिमांड जो है मुझे इतने पैसे दें। अब यहाँ नए लड़कों को मैं लेता हूँ, नई लड़कियों को जब मैं लेता हूँ तो वो क्या आते कहते हैं हाँ जी क्या देंगे आप हमें। आपको मैं क्या दूं, आपको तो मैं चांस दे रहा हूँ। Right. इतना बड़ा मैं कर रहा हूँ। There's a difference between giving chance and being on demand. Exactly. अब ये 4-5 नाम है वन वर्ड वाले, आपने इनमें कोई भी एक लफ्ज जो है जो आपके फौरी ज़हन में आए, जैसे मोहम्मद राना? क्या इनके लिए बोल कोई एक वर्ड? वर्सटाइल एक्टर। शान? बहुत मैच्योर एक्टर हमारे यहाँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त मैच्योरिटी चाहिए किसी बड़े स्टार में। तो फवाद खान? फवाद खान इज इक्वल टू मोहम्मद राना एंड शान। मायरा खान? मायरा खान देखें, किसी एक्टर का अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा इंसान होना। वो इंसान भी अच्छी है और एक्टर भी अच्छी है। फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा में मुझे वहीद मुराद नज़र आते हैं। really? वो चुलबुलापन उनमें है। ही इज़ लाइक वहीद मुराद। कुबरा खान? कुबरा खान देखें, इन लोगों का फोकस जो है इनको चूज़ करना चाहिए, फिल्म या ड्रामा। लोग कंफ्यूज हो गए हैं। हानिया आमिर? हाँ सेम पोजीशन है। हम अगर आपकी ज़िंदगी के ऊपर फिल्म बनाते हैं या आप खुद बनाते हैं तो आप किसको अपने करेक्टर में चूज़ करेंगे कि वो आपकी वो करे एक्टिंग? नया एक्टर होना चाहिए। वो भी नया? कोई पुराने को नहीं आप करेंगे? जैसे अगर मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, फवाद खान, नुमान इजाज, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फहद मुस्तफ़ा, शान, बाबर।
इनमें से किसी को आप चूज नहीं करेंगे? बाबर। बाबर। और उसी की हीरोइन? और इसी तरह इसी हीरो की हीरोइन जो सैयद नूर की ऑटोबायोग्राफी बन रही है, वो वही होनी चाहिए। साइमा ही होनी चाहिए। हाँ, साइमा। अच्छा, मैं तो एक्टर नहीं हूँ ना, वो तो एक्टर है। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस है। अगर साइमा के अलावा आपने उसमें मैं वैसे आता है मायरा खान, सबा कमर, जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा, महक मलिक, ये मायरा खान। माहिरा खान। अब महक मलिक से मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी की और एक वीडियो उनकी वायरल हुई कि वो आपकी फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो क्या आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, महक मलिक को ले रहे हैं? बिल्कुल। मैंने उस पर देखें, एकदम तो मैं सारी फिल्में नहीं बना सकता, लेकिन एक पाइपलाइन होती है जिसमें आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी कहानी मैंने सोची है, बहुत अच्छी। ट्रांसजेंडर पे ऐसी कहानी नहीं बनी होगी इससे पहले। और शर्मीन उबैद चुनई की जब हम बात करते हैं तो उनको जो ऑस्कर अवार्ड मिला है उसके पीछे की कुछ कहानी है कि आपने कहा था कि उसकी स्क्रिप्ट, उसकी ऑडियो और उसकी जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो आपकी तरफ से थी। इज दैट ट्रू? नो, वो उनका अपना था। एक्चुअली मैंने एक फिल्म बना रखी है जो अभी फेस्टिवल फिल्म है, उसका नाम है प्राइस ऑफ ऑनर। नाइस। अच्छा, अब इन्होंने जब वो बनाई तो उसकी हेडलाइन ये दे दी, प्राइस ऑफ ऑनर। यानी कि हम जल्दी सिनेमास में देखेंगे? नहीं, मैं चुनाई साहिबा की बात कर रहा हूँ, शर्मीन उबैद चुनई, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक फिल्म बनाई तो उन्होंने मेरा टाइटल फिल्म का अपनी फिल्म के टाइटल के साथ लगा लिया। ठीक 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 ठीक। तो जब मैंने इस पे एतराज़ किया कि देखें ये यूट्यूब पे भी है और इसका तो ये आपको नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे, तो उन्होंने इस बात पे सॉरी बोला। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं था। ये बड़े लोगों की बात है ना। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं था और उन्होंने हटा दिया। ये किस्सा था, वरना मेरा उसमें कोई। एक फिल्म जो है अभी आपकी शायद अंडर प्रोडक्शन है या अभी रिलीज नहीं हुई है, जिसमें नदीम साहब ने साइमा बेगम के फादर का रोल किया है। जी हाँ। वो क्या स्टोरी है और उसमें डिले क्या है? मेरी जन्नत। कोई डिले नहीं है, हालात अच्छे नहीं है सर, इतना पैसा लगा के ऐसे तो नहीं फेंक सकते सिनेमा में। ट्रू। वो कंप्लीट है फिल्म, वो भी मेरी जन्नत। वो एक बाप और बेटी की कहानी है। आप तो फिल्मों की दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की भी, तो उसके हालात आपके सामने ही हैं। तो आप जो आजकल जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो जॉनरा है, जो थीम्स हैं, उनसे आप इत्तेफाक करेंगे या कोई मशवरा देना चाहेंगे? और खुद छोटी स्क्रीन की तरफ आने का क्यों आपने नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल मेरा अब इरादा है, क्योंकि फिल्म तो बहुत कम बन रही है और छोटी स्क्रीन या ड्रामा जो है वो इसलिए फिजिबल है कि उस पर लगाई गई जो कीमत है वो वापस आ जाती है किसी तरह। फिल्म में बहुत रिस्क है। नेटफ्लिक्स सीरीज बनाने का कोई इरादा? बिल्कुल, मेरी बातचीत चल रही है नेटफ्लिक्स से। बिल्कुल। उनमें भी नए लोग कास्ट करेंगे आप? ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टार्स? नहीं, अब देखें, मेरी उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमें ओपन कर देना चाहिए कि पाकिस्तानी पुलिस के ऊपर आप हमें बना के थे। वाह जी वाह। ये उन्होंने मुझे कहा। और इस सिलसिले में मेरी जो पुलिस के बड़े अफसर हैं उनसे मीटिंग्स हुई हैं। कल भी, परसों भी मैं मिला था उनसे, और वो भी बहुत खुश हुए कि आप करें, कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो आगे जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है वो यही है। जब उनसे मुशावरत के साथ आप किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट आप ले लें या कोई भी डिपार्टमेंट, उनकी मुशावरत और उससे आप स्पोर्ट्स से फिल्म बनाते हैं या सीरीज़ बनाते हैं, तो वो तो उनकी इमेज बिल्डिंग ही आप करेंगे। नहीं, उनकी जितने एक लूप पोल्स कह लें और उनकी जितनी नेग्लिजेंस और जितने जाली मुकाबले फिर सब दिखाएंगे। नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये पुलिस वाला करप्ट क्यों है। क्यों है करप्ट? कभी किसी ने पूछा? मुमकिन है इसलिए करप्ट हो, इसलिए वो रिश्वत लेता हो कि उसके घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। तो क्यों नहीं पूरे हो रहे? अगर वो इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना फ़र्ज की अदायगी कर रहा है, तो डिपार्टमेंट का भी बनता है कि उसको वो फैसिलिटेट करें कि वो रिश्वत ना लें। मतलब इस किस्म की जो परसेप्शंस हैं या इस किस्म की जो गलत फहमियाँ हैं या इस किस्म की जो बुराइयाँ हैं, उनको आपको फोकस करना पड़ेगा। सिस्टम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन हदायतकार सैयद नूर के साथ, और बहुत आज कोशिश की हमने थोड़ा हट के
उनसे गुफ्तगू करने की, निजी ज़िंदगी के हवाले से भी उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम उनसे हर तरह की बात करें, हर तरह का क्वेश्चन करें। उनके करियर का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह एक बूम पीरियड रहा, और अब आगे जो वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। चूड़ियां 2 से लेके नेटफ्लिक्स सीरियल तक उन्होंने हमसे डिस्कस की, और उनके आइंदा जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारे साथ डिस्कस किए। जी बुशरा, बिल्कुल ठीक बात की आपने। और इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ पुलिस की मैकेनिज्म पे भी आप बना रहे हैं, और अमूमन हम बहुत एक्साइटेड है कि कुछ ही महीनों के बाद हमें एक अच्छी प्रोडक्शंस मिलेंगी पाकिस्तान में, और एक नया चेहरा जो है फिल्म इंडस्ट्री का वो सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। इट वाज एन ऑनर फॉर इंटरव्यूइंग यू टुडे एंड सीइंग यू हियर। ऐसे मजे की गपशप बातें हुई जो कि आप लोग ने भी नहीं सुनी होगी, लेकिन अब ज़रूर सुनिएगा। कॉफ़ी विद समझ से मिस्टर नईम और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।